अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात। सूरज की पहली किरण के साथ मैं हिना जुबैर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। अरहर की फसल में वानस्पतिक वृद्धि की अवस्था पर किए जाने वाले प्रबंधन कार्य। कलकायन विधि के द्वारा बेर के उन्नतशील किस्मों के पौधे तैयार करने पर जानकारी। मुर्गियों में होने वाले काक्सीडियोसिस रोग के कारण, लक्षण एवं निवारण पर जानकारी। खरीफ मौसम में ली जाने वाली दलहनी फसलों में अरहर का प्रमुख स्थान है और हमारे जिन किसान भाइयों ने अरहर की फसल लगा रखी होगी वह इस समय अपनी बढ़वार की प्रारंभिक अवस्था लिए खेतों में खड़ी होगी और इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने हेतु इस अवस्था में कुछ सस्य प्रबंधन कार्यों का किया जाना आवश्यक होता है, जैसे कि खरपतवार प्रबंधन व आवश्यकता अनुसार सिंचाई प्रबंधन, जल निकास की व्यवस्था तथा कीटों एवं रोगों का उचित नियंत्रण इत्यादि। परंतु हमारे किसान भाई इन कार्यों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिससे उनकी फसल जल्द ही अनेक कीटों व रोगों की चपेट में आ जाती है तथा फसल कमजोर होने से उन्हें वह उत्पादन नहीं मिल पाता है जो कि मिलना चाहिए और इस प्रकार उन्हें आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, अरहर की फसल से अच्छा उत्पादन लेने हेतु कौन कौन से वैज्ञानिक सस्य प्रबंधन कार्यों को अमल में लाया जाए, आइए जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ से। ये अरहर की खेती आप देख रहे हैं, यहाँ पर राजीव विलोचन हमारे छत्तीसगढ़ से निकाली गई किस्म है। इसका उपयोग करके हम अच्छी उत्पादन ले सकते हैं। चूंकि इसमें अब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की मात्रा हम पहले ही डाल चुके हैं, इसलिए अब इसमें किसी प्रकार से पोषक तत्वों का प्रबंधन करने की आवश्यकता नहीं है। केवल समय समय पर इसमें सिंचाई करना आवश्यक है। अभी तो वर्तमान में पानी हमारे छत्तीसगढ़ में रुक रुक करके गिर रहा है, जो दलहनी फसलों के लिए बहुत उपयुक्त होता है। इसके बाद यदि अक्टूबर माह में पानी नहीं गिरता है और यदि फली और फूल आने के पहले पानी की कमी जमीन में होती है तो उस समय एक सिंचाई करना अति आवश्यक होता है, अदरवाइज अन्यथा उत्पादन में कमी आएगी। इसके बाद 30 से 35 दिनों बाद, एक पानी देने के बाद 30 से 35 दिनों बाद पुनः एक सिंचाई कर दें। इस प्रकार से अरहर की फसल में यदि 2 सिंचाई कर देते हैं तो हमारी फसल आराम से अच्छा उत्पादन दे सकेगी। तो फली लगने के पहले आपको सिंचाई करना है और दूसरी सिंचाई 30 से 35 दिन बाद जब फसल में दाने भरने लगते हैं उस समय सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। चूँकि इस समय फसल विभिन्न अवस्थाओं पर खेतों में खड़ी है, इसलिए पहले चर्चा करते हैं इस समय लगने वाले प्रमुख कीट पत्ती लपेटक कीट की पहचान और प्रबंधन पर। इस कीट की मादा अपने अंडे पत्तियों की कलियों तथा कोमल पत्तियों पर देती है। 2-3 दिनों में अंडे से गीडारें निकलती हैं जो कि हल्के पीले रंग की होती हैं। यह शिखर की पत्तियों को मोड़कर उसमें जाल बनाती हैं और इसी में छिपी रहती हैं तथा भीतर से पत्तियों को खाती रहती हैं। इसी प्रकार एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पत्तियों को प्रभावित करती रहती हैं। उचित समय पर इसका निदान नहीं करने पर इनका प्रभाव फूल एवं फलियों बनने तक भी बना रहता है।
इस कीट के नियंत्रण की बात की जाए तो सबसे पहले आपको अपने खेत को खरपतवार मुक्त रखना होगा। फिर भी यदि कहीं कहीं पर इनका प्रकोप दिखाई दे रहा है, उस दशा में आप नीम आधारित रसायनों का छिड़काव हेतु प्रयोग करें, जिन्हें कि 15 दिन के अंतराल पर सुरक्षात्मक दृष्टि से छिड़काव करते रहना चाहिए। परंतु इसके प्रयोग के बावजूद भी अगर कीट नष्ट नहीं हो रहे हैं और कीटों का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर को पार कर रहा है, तब आप रासायनिक कीटनाशी का प्रयोग करें, जिस हेतु मोनोक्रोटोफास दवा या क्विनोलफास दवा 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से प्रयोग कर सकते हैं। इन रसायनों का प्रयोग करने से पौधों के ऊपर रहने वाले अन्य कीट भी नष्ट हो जाते हैं। किसान भाइयों, अगर इसमें लगने वाले अन्य हानिकारक कीटों की बात करें तो उसमें फल छेदक और फल मक्खी कीट का प्रकोप बहुतायत देखा जाता है, जो कि फसल के लिए बहुत ही क्षतिकारक साबित होते हैं। अतः इनके प्रबंधन हेतु समुचित उपायों पर अमल करने की आवश्यकता है, जिस हेतु फसल उत्पादन एवं फसल सुरक्षा के मिले जुले तंत्र अर्थात एकीकृत कीट प्रबंधन प्रणाली को अपनाना चाहिए। किसान भाइयों, इन कीटों की रोकथाम हेतु खड़ी फसल की निगरानी करें। सूढ़ियों की जांच के लिए सफेद कपड़े की थैली या पॉलीथीन बैग में पौध को डालकर झटकना चाहिए, जिससे पौधों में फली पर खाती हुई सूंडी गिर जाएगी और उनकी संख्या का पता चल जाएगा। फल मक्खी के प्रकोप की गंभीरता को जानने के लिए फलियों की सूक्ष्मता से जांच करनी चाहिए। यदि 5 से 10% दाने प्रभावित हों, तब समझना चाहिए कि इनकी संख्या आर्थिक क्षति स्तर को बेर, जिसे गरीब के सेब की उपमा दी गई है, इसके बाग हमारे प्रदेश के लगभग सभी भागों में कमोबेश रूप से देखे जा सकते हैं और बहुत से किसान भाइयों के यहाँ बेर के पौधे देसी किस्म या फिर जंगली झाड़ियों के रूप में लगे हुए हैं, जिनसे या तो फलों का उत्पादन मिलता ही नहीं या फिर जिन पौधों से जो थोड़ा बहुत उत्पादन भी मिलता है वह भी गुणवत्ताहीन होता है, जिसके कारण हमारे किसान भाइयों को हानि का सामना करना पड़ता है। ऐसे में किसान भाइयों के सामने क्या कोई विकल्प है? जी हाँ किसान भाइयों, आप इस हानि को लाभ में बदल सकते हैं। अपने बेर के अनुउत्पादक पौधों को कलिकाएन द्वारा कम समय में उत्पादक बना सकते हैं और इनसे अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप किस प्रकार से करें बेर के पौधों में कलिकाएन तथा कलिकाएन के समय आप किन किन पहलुओं पर ध्यान दें, इस बारे में जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया एक वैज्ञानिका डॉक्टर मोनिका शुक्ला से। तो उन्होंने क्या जानकारी दी, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस अंश के माध्यम से। जिन किसान भाइयों के खेतों में देसी बेर के पौधे पहले से उपस्थित हैं, जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, या फिर उन्होंने ये उन्नत प्रजाति के किस्मों को बडिंग के द्वारा लगाने के लिए देसी पौधों का रोपण किया है, उनको सबसे पहले पौधे 1 साल होने के बाद इस तरीके से ज़मीन से लगभग 15 सेंटीमीटर ऊंचाई पे इसको यहाँ से पूरा पौधा काट देते हैं। इसके बाद इसमें से जो नई शाखाएँ निकलती हैं उसमें हम बडिंग की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि देसी बेर की मुख्य शाखा यहाँ से काटने के बाद ये नए डालियाँ इसमें से निकल आती हैं। इसमें से हम अब बडिंग के लिए डाली का सिलेक्शन करते हैं, डाली का चुनाव करते हैं। डाली के चुनाव में मुख्य बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि डाली उंगली की इस चौड़ाई से ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए और इससे ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो नीचे से डालियाँ निकल रही हैं, ये डालियाँ बडिंग के लिए अति उत्तम होती हैं। और बाकी जो डालियाँ हैं जो कि हमारे लिए उपयोगी नहीं है, जैसे इस तरीके से आप देख रहे हैं ये काफ़ी मोटी डालियाँ निकल रही हैं, तो इनको हम काट के निकाल देंगे, उनको हम निकाल देंगे पौधे से, ताकि पौधे का जो पोषण है वो अन्य डालियों में ना जाके जिस डाली में हम बडिंग कर रहे हैं उसमें ही जाए। इस तरीके से किसान भाई हम इस पे स्लांटेड कट लगा के और इसका जो ऊपर का भाग है वो निकाल देंगे। अब ये डाली हमारी बडिंग के लिए तैयार हो गई है। इसमें हम जो ये वाला हिस्सा है, 2 बडों के बीच का हिस्सा हम चुनाव करेंगे। किसान भाई, इस तरीके से हम ये जो बडिंग नाइफ है या बडिंग चाकू जिसे कहते हैं, इसके द्वारा हम बड जो हमें बडिंग करनी है उसकी शाखा पर हम इस तरीके से कट लगाएंगे। ये कट लगभग 2 से 2.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए और अच्छे तरीके से इसको हम छाल को हम हल्का सा ढीला कर देंगे ताकि जो बड है इसके अंदर आसानी से जा सके।
जिस साइज का किसान भाई हमने यहाँ पर कट लगाया है उसी साइज के हम बड प्रजाति के शाखा से बड निकाल कर और इसमें लगा के बडिंग करेंगे। तो ये उन्नत प्रजाति का तना है जिसमें से हम बड निकाल रहे हैं। ये उन्नत पौधे की शाखा से हम इस तरीके से ये बड निकालेंगे जो कि छाल सहित बाहर आ जाएगी और तने का भाग उसमें नहीं आना चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे किसान भाई। ये आँख तैयार है और इस तरीके से हम इसको जो हमने कट लगाया है देसी पौधे की शाखा पर उसके अंदर हम इसको सीधी दिशा में इसके अंदर प्रवेश करा देंगे। किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि बड को अंदर प्रवेश कराते समय बड सीधी ऊपर की दिशा की ओर होनी चाहिए, नीचे की दिशा की ओर ना हो जाए और बड ये कट से बाहर निकली हुई होनी चाहिए। ये देखिए आप देख रहे हैं बड ये कटे हुए भाग से बाहर दिखनी चाहिए ताकि उसमें से जो नई शाखाएं निकलेंगी उनको निकलने के लिए जगह मिले। इसके पश्चात हवा और पानी ना लगे इसके लिए हम इसको पॉलीथीन से अच्छी तरीके से बांध देंगे। प्लास्टिक की पट्टी से इस तरीके से बांधेंगे कि जो हमने कट लगाया है वो खुला ना रहे और उसके अंदर हवा और पानी का प्रवेश ना हो। सिर्फ हम जो बड वाला जो आँख वाला पोर्शन है उसको खुला रखेंगे ताकि उसमें से जो नई शाखाएं निकलें उनकी वृद्धि के लिए जगह मिले। बांधते समय किसान भाई इस बात का ध्यान रखें कि बड बाहर निकली होनी चाहिए और बाकी भाग अच्छे तरीके से बंधा हुआ होना चाहिए ताकि हवा और पानी का प्रवेश ना हो पाए। अगर हवा और पानी इसके अंदर प्रवेश करेगा तो इसकी वजह से फफूंद आ सकती है और हमारी बडिंग सफल नहीं होगी। इसको इस तरीके से अच्छे तरीके से बांध देंगे ताकि हवा और पानी का प्रवेश ना हो। 8 से 10 दिन में इस बड में से हम नई शाखा देख सकते हैं। किसान भाइयों को सबसे पहले सावधानी रखनी चाहिए कि जो मुख्य तना है उसे 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई से ही काटें। इसके बाद जो नई शाखाएं आ रही हैं उनका चुनाव करते समय ये सावधानी रखनी चाहिए कि उंगली की माप की एक शाखा का चुनाव करनी चाहिए। इससे मोटी शाखाएं या इससे पतली शाखाएं बडिंग के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। शाखा का चुनाव करने के बाद जो अनुपयोगी शाखाएँ हैं उन्हें हम सेकेटियर से काट देते हैं, हटा देते हैं। इसके पश्चात बडिंग करते समय भी बड का चुनाव करते वक्त सावधानी रखनी चाहिए। बड अपनी स्वस्थ होनी चाहिए और अच्छी किस्म की बड का चुनाव करना चाहिए। देसी किस्म में लगाने के लिए चीरा लगाते वक्त सावधानी रखनी चाहिए कि सिर्फ ऊपर की जो छाल है उसमें ही चीरा लगे ताकि अंदर के भाग को नुकसान ना पहुंचाए। इसके बाद बडिंग करने के पश्चात उसे अच्छी तरीके से जो हमारी देसी बेर की शाखा है उसके अंदर अच्छे तरीके से प्रवेश कराना चाहिए और जो आँख है वो ऊपर की दिशा में होनी चाहिए। और बांधते समय ये किसान भाई सावधानी रखें कि आँख को खुला रखें और बाकी का जो हिस्सा है उसे अच्छे तरीके से टाइट करके पॉलीथीन से बांध देना चाहिए ताकि हवा और पानी का प्रवेश ना हो पाए। अगर हवा और पानी हमारे कटे हुए भाग के अंदर प्रवेश करेगा तो जिसकी वजह से फफूंद लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और हमारी बडिंग असफल हो सकती है। बडिंग होने के पश्चात जो अनुपयोगी शाखाएं बड की हुई शाखा पे या फिर अन्य शाखाओं से निकल रही हैं उन्हें हम काट देते हैं ताकि जो पौधे का पूरा पोषण है वो हमारी उन्नत किस्म की बड को ही मिले और जिससे नई शाखा का वृद्धि जल्दी हो। किसान भाइयों को बडिंग के फ़ायदे मैं बताना चाहती हूँ कि सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि जो किसान भाइयों के पास बारानी ज़मीन पड़ी हुई है, किसान भाई जिसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उसमें जो बेर के अनुपयोगी पौधे लगे हुए हैं या देसी पौधे लगे हुए हैं जिसकी उत्पादन क्षमता बहुत कम है, उसे हम बडिंग के द्वारा उन्नत प्रजाति के पौधों में परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे किसान भाई जिस ज़मीन से उत्पादन नहीं ले पा रहे थे या जो ज़मीन उनके पास खाली पड़ी हुई थी उससे भी वो उत्पादन ले सकते हैं। दूसरा फ़ायदा बडिंग का ये है कि अगर आपके अपने खेत पर नया उद्यान स्थापित करना चाहते हैं तो अगर आप ट्रांसप्लांट करके बेर के पौधे लगाते हैं, नया पौधा लगाते हैं तो उसको ज़मीन में स्थापित होने के लिए कुछ समय लगता है। अगर आपके खेत पर पहले से ही ये देशी पौधे उपस्थित हैं तो इनकी जड़ें पहले से ही ज़मीन में स्थापित हो चुकी होती हैं, जिसलिए इनमें अगर बडिंग करके हम इन्हें उन्नत किस्मों में परिवर्तित करते हैं तो इसमें सफल होने के 95% चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और हमारी उद्यान कम समय में और उन्नत किस्मों में तैयार हो जाता है। मैं किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहती हूँ कि अगर उनके खेतों पर या फिर उनके पास बंजर ज़मीन पड़ी हुई है जिस पे बेर के पौधे लग रहे हैं जिनका वो उपयोग नहीं ले पा रहे हैं तो उन्हें उन्नत किस्मों में वो परिवर्तित करके और उसमें बडिंग के द्वारा उन्नत किस्मों में परिवर्तित करके वो अधिक मुनाफा पा सकते हैं। कार्यक्रम में लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और जल्द लौटेंगे कुछ और जानकारियों के साथ। जब उम्मीद के आसमान पर मंडराते हैं बादल और खौफनाक हो जाते हैं अंधेरे, जब मुद्दों पर हावी हो जाती है मशीनरी और शोर में खो जाता है हक का सवाल, जब सड़क पर उतरना हो जाए समाज की मजबूरी और जिम्मेदार बना ले जनता से दूरी, तब जरूरी होता है
अंधेरे से निपटने का हौसला जगाना, मशीनरी से हक पाने के लिए मशक्कत करना, सत्ता के शीर्ष को आईना दिखाना, उम्मीद को उड़ान देना हमारा मकसद, क्योंकि उम्मीद मतलब ईटीवी न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। कृषि से व्यवसायों के अंतर्गत हमारे प्रदेश के अनेक किसान भाई मुर्गी पालन व्यवसाय को अपनाकर अच्छा लाभ कमा रहे हैं, लेकिन इन मुर्गियों में कभी कभी घातक रोगों के आ जाने के कारण यह व्यवसाय घाटे की ओर चला जाता है। और इस समय इन मुर्गियों में आने वाले सबसे घातक रोग की बात की जाए तो उसमें सबसे प्रमुख है कॉक्सीडियोसिस रोग। इस रोग के कारण मुर्गियों के चूजे एवं बड़ी मुर्गियों में पतले सफेद एवं खूनी दस्त होने लगते हैं तथा सही समय से इस रोग की पहचान एवं उपचार नहीं किया गया तो देखते ही देखते यह रोग सारे मुर्गी फार्म में फैल जाता है और मुर्गियां बहुतायत में मरने लगती हैं, जिसके कारण हमारे मुर्गी पालक भाइयों को अत्यधिक हानि का सामना करना पड़ता है। हमारे एक किसान भाई ने भी मुर्गी पालन व्यवसाय को अपना रखा है तथा उनके मुर्गी फार्म में भी कुछ इसी प्रकार की समस्या देखने में आ रही है। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से। हम लोग मुर्गी पालते हैं, उसमें अक्सर देखा जाता है कि बरसात के समय में दस्त के रोग आने के कारण पूरा फार्म खत्म हो जाता है, जिससे बहुत नुकसान होता है। इसकी पहचान कैसी, रोकथाम कैसे की जाए, इसकी पूरी जानकारी चाहिए। तो किसान भाइयों, मुर्गियों में आने वाले कॉक्सीडियोसिस रोग के कारण, लक्षण, बचाव एवं उपचार आप किस प्रकार से करें जिससे कि आपको अपने मुर्गी पालन व्यवसाय से अत्यधिक लाभ की प्राप्ति हो सके। इसकी समस्त जानकारी के लिए हम आपकी मुलाकात करवाते हैं नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर गिरिराज गोयल से। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि वर्तमान में बरसात का मौसम है, साथ में गर्मी भी बहुत बढ़ गई है, जिसके कारण वातावरण में आर्द्रता की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई है और ऐसे समय में हमारे मुर्गी पालकों को बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और इस आर्द्रता एवं गर्मी के कारण मुर्गियों में कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जिनमें प्रमुख रूप से कॉक्सीडियोसिस नामक बीमारी है, जिससे मुर्गियों में उत्पादन क्षमता भी कम हो जाती है, साथ साथ उनकी मृत्यु भी बहुत अधिक होती है। लेकिन अगर किसान कुछ विशेष सावधानियों को अपनाएंगे तो उनके मुर्गी व्यवसाय में ये बीमारी नहीं आएगी। साथ साथ में इस बीमारी से होने वाले उत्पादन में जो कमी होती है उसको भी रोका जा सकता है। चूंकि एक बीमारी प्रोटोजुआ के द्वारा होती है जो कि कोशिका के अंदर रहता है। इसकी बहुत अच्छी पहचान के रूप में अगर ये बीमारी आपके मुर्गियों के ग्रुप को प्रभावित करती है तो उनमें दस्त लगने लगते हैं और जो उनका जो फीकल मटेरियल है वो बहुत ही पतला आता है। यदि बीमारी अग्रिम अवस्था में आ जाती है तो फीकल मटेरियल के साथ साथ में खून भी दिखाई देता है। दर्द के कारण चिल्लाती हैं, जिनको हम किराई किराई की आवाज कहते हैं। इसके साथ साथ मुर्गियां जो दाना वो भी कम खाती हैं, पानी भी कम पीती हैं और रोगग्रस्त मुर्गियां एक कोने में जाकर छिपने की कोशिश करती हैं क्योंकि वो दर्द से ग्रस्त रहती हैं। कई बार मुर्गियां जमीन पर लेट जाती हैं, कई मुर्गियां अपनी गर्दन को भी टेढ़ी करती हैं। मुर्गियों में अंडा उत्पादन क्षमता में बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ में मुर्गियों की वृद्धि दर बहुत कम हो जाती है। इन सब परिस्थितियों में हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे मुर्गियों के समूह में अगर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो हमें शीघ्र कॉक्सीडिया को नियंत्रित करने वाली दवाइयों का उपयोग करना चाहिए। अब बात करेंगे इस रोग से बचाव की, तो सबसे अच्छा उपाय है कि मुर्गियों का वैक्सीनेशन किया जाए। वर्तमान में कॉक्सीवैक नामक वैक्सीन बाजार में उपलब्ध है। सामान्यतः किसान भाई इस वैक्सीन का उपयोग नहीं करते हैं, किंतु यदि किसी स्थान विशेष में ये बीमारी अधिक मात्रा में फैल रही है तो उस स्थान पर
हम सभी किसान भाइयों को कॉक्सीबैक नामक वैक्सीन का उपयोग करना चाहिए। यह बाजार में उपलब्ध है। इससे बीमारी 1 साल तक आपके मुर्गियों के समूह में नहीं आएगी। इसके साथ साथ बचाव के लिए बरसात के समय में जो मुर्गियों का शेड है उसमें यदि पानी की बौछार आ जाती है तो जो मुर्गियों का जो बिछौना है उसको हम सूखा रखने की कोशिश करें और जो बुरादा है उसको बार बार पलटते रहें। यदि इसके बावजूद भी बुरादा गीला हो जाता है तो उसमें 1 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट 10 स्क्वायर फीट स्थान के हिसाब से अच्छी तरह से मिलाकर उसको थोड़ा सूखने दें और यदि बुरादा बहुत अधिक गीला हो जाता है तो उस बुरादे को अलग कर दें और नए बुरादे का इस्तेमाल करें, क्योंकि यह कीटाणु नमी से ही सबसे ज्यादा पनपता है जो कि आपकी मुर्गियों को प्रभावित कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपके शेड में खिड़कियों पर 2 से 3 फीट की चद्दर लगा दें जिससे कि बरसात के समय पानी अंदर नहीं जा पाए, और यदि खिड़कियां खुली हों तो बरसात के समय उन्हें तरपाल से ढक दें और बरसात बंद होने के बाद तरपाल को खोल दें जिससे कि जो अंदर की वायु है वो बाहर निकल जाए और मुर्गियों को सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो। इसके बाद हम बात करेंगे कि यदि ये बीमारी मुर्गियों के समूह में आ जाती है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। सर्वप्रथम प्रभावित मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गियों से अलग कर दें। उसके बाद प्रभावित मुर्गियों में कुछ दवाइयों का इस्तेमाल करें। दवाइयों का इस्तेमाल करने के 2 तरीके हैं मुख्य रूप से, जिनमें प्रथम दाने में कॉक्सीडियोसाइडल नामक दवाइयां मिलाई जा सकती हैं और इनको मिलाने की दर दवाई के हिसाब से तय की जाती है, जिनमें प्रमुख रूप से मोनेंसिन, लासोल एसिड और कुछ एंटीबायोटिक जैसे क्लोटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन और कुछ विटामिन बी प्रमुख हैं। उसके साथ साथ आप इन दवाइयों को पानी में भी मिलाकर दे सकते हैं और पानी में मिलाने से कई बार मुर्गियां पानी नहीं पीती हैं और कुछ समय बाद पानी में इस दवाई की क्षमता कम हो जाती है। अतः किसान भाइयों को प्रयास करना चाहिए कि कॉक्सीडियोसाइडल दवाइयों को दाने में ही मिलाकर दें। विटामिन सी और इलेक्ट्रोलाइट भी आप मुर्गियों को पानी के साथ में मिलाकर दें। इसके साथ में यदि किसी फार्म में ये बीमारी पनप जाती है तो उस फार्म की सभी वस्तुओं को, जिनमें मुर्गियों के दाने के बर्तन, पानी के बर्तन, ट्रॉली और फर्श आदि सभी को अच्छी तरह से डिसइंफेक्टेंट घोल से साफ करें। उसके बाद में उस पूरे सेट को फॉर्मेल्डिहाइड की धुएं से निर्जलीकरण करें जिससे कि सभी अंडाणु नष्ट हो जाएं और आगे पाले जाने वाले मुर्गियों के समूह में ये बीमारी बढ़ ना पाए। कार्यक्रम में लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और जल्द लौटेंगे कुछ और जानकारियों के साथ। राष्ट्र भर में राष्ट्रीय समाचार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम पर्वतपुरा, जिला शिवपुर के कृषक जगमोहन माली ने। यह रजनीगंधा की फसल में किए जाने वाले प्रबंधन कार्यों पर जानकारी चाहते हैं। माली जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, फसल में विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी उगाते हैं जो कि फसल के साथ पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, साथ ही विभिन्न प्रकार के कीट व रोगों को भी आमंत्रित करते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आपको अपने खेत में खरपतवार दिखाई दें तो इन खरपतवारों के नियंत्रण के लिए आप खुरपी द्वारा निराई गुड़ाई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। साथ ही पौधों के चारों तरफ हल्की गुड़ाई कर मिट्टी भी चढ़ा दें, जिससे पौधे की जड़ों में वायु का संचार अच्छा होता है और फसल खरपतवार मुक्त रहने से कीट व रोगों का प्रकोप भी नहीं होता है। अब आइए बात करते हैं खाद एवं उर्वरक प्रबंधन की। तो किसान भाइयों, रजनीगंधा को अधिक मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, किंतु नाइट्रोजन अधिक मात्रा में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग करने से फसल को कुछ नुकसान होता है,
जैसे पुष्प डंडियां अधिक लंबी और कोमल हो जाती हैं, पुष्प डंडियों पर रोग एवं कीटों का अधिक प्रकोप होने लगता है। तीव्र गति से वायु चलने से पुष्प डंडियां गिर जाती हैं। फूलों की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए रजनीगंधा फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने हेतु 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कंपोस्ट के अलावा 200 किलोग्राम नाइट्रोजन, 200 किलोग्राम फास्फोरस, 200 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, जिसमें से फास्फोरस एवं पोटास की संपूर्ण मात्रा का उपयोग सल्ककंद रोपने के 2 से 3 दिन पहले खेत में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए, जबकि नाइट्रोजन की मात्रा को 3 बराबर भागों में बांटकर नाइट्रोजन की पहली मात्रा का उपयोग बुआई के 30 दिन बाद तथा दूसरी मात्रा का उपयोग 60 दिन बाद तथा तीसरी मात्रा का उपयोग 90 से 100 दिन की फसल होने पर उपरवेशन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। यदि आप सही समय पर सिंचाई नहीं करते हैं तो आपके उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो आप भूमि की किस्म के अनुसार आवश्यकता अनुसार 6 से 7 दिन के अंतर पर सिंचाई आवश्यक रूप से करते रहें, जिससे फसल की वृद्धि व विकास अच्छा होता है। इसलिए समय समय पर फसल की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहें तथा खेत में जल भराव नहीं होने दें। अब आइए बात करते हैं फसल सुरक्षा की। तो रजनीगंधा में सामान्यतः कीट व बीमारियों का प्रकोप कम होता है, लेकिन फिर भी कुछ रोग व कीटों का प्रकोप देखने में आता है, जिसमें से पहला कीट है थ्रिप्स। यह कीट बहुत ही छोटा होता है, जो पत्तियों की निचली सतह पर रहते हैं। यह पत्तियों तथा तना का रस चूसते हैं, जिससे पूरा पौधा नष्ट हो जाता है। किसान भाइयों, इस कीट के नियंत्रण हेतु मेलाथियान नामक रासायनिक दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। दूसरा है माहू कीट। यह कीट पुष्पों एवं नई पत्तियों से रस चूसकर फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे फूलों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। इस कीट के नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड नामक रासायनिक दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। अब यदि रोगों की बात करें तो धब्बा एवं झुलसा रोग। इस रोग का प्रकोप मुख्य रूप से पत्तियों पर होता है। प्रभावित पत्तियों पर पीले से भूरे या काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए मैंकोजेब दवा की 2 ग्राम मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर समय समय पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, इन बताई हुई बातों को ध्यान में रखते हुए यदि आप अपनी रजनीगंधा की फसल का प्रबंधन करते हैं तो आपको आने वाले समय में अधिक एवं अच्छे पुष्पों की प्राप्ति होगी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-425-4085 पर दोपहर 12 से 1 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पूरी अन्नदाता टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।